हेलो ऑल बीपीएससी एस्पिरेंट। आपको पता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन चल रहा था, तो हम लोग हिस्ट्री का रिवीजन करने जा रहे हैं और हम अभी मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन चला रहे हैं जो कि आपका 1000 मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो हमारे कौन कौन से मॉडर्न हिस्ट्री में आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था, मुगल साम्राज्य का पतन और यूरोपीय कंपनी का आगमन। अब हम 2, 3, 4, 5 टॉपिक्स जो कंप्लीट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज जो कि हम एनालाइज करने जा रहे हैं। तो हेलो एस्पिरेंट, आप देख सकते हो हम टॉपिक 2 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, इसका टेस्ट रिवीजन करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है श्वेत राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब और बंगाल। ये टॉपिक नंबर 2 है। तो चलिए टॉपिक नंबर 2 का हम टेस्ट देख लेते हैं, जो कि हम एनालाइज कर लेते हैं क्या क्या हमारा गलत और सही हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी। तो हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से, फ्रेंच की सहायता से। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी? तो वो हैदर अली ने किया था। थर्ड क्वेश्चन है, एक्स ला सापे 1748 की संधि के बारे में है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ था एक्स ला सापे की संधि के द्वारा। सेकंड है, अंग्रेजों को मद्रास जो वो पुनः प्राप्त हुआ था। फोर्थ है कि अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रिपोर्ट को पढ़े और नीचे दिए गए कूट के बारे में बताना। तो नैरेटिव ऑफ एनर्जी थ्रू द अपर प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान है। नेक्स्ट है, जर्मी ईयर्स 1849-501 थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन दी। एंड थर्ड है, आउटरम रिपोर्ट। तो ये तीनों रिपोर्ट जो वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो चतुर्थ आंगर मैसूर युद्ध ये टीपू पराजित किया गया था और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ था। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में ये टीपू जो है वो पराजित हो गए थे। अब हमारे मिलान करने वाले क्वेश्चन है 6 नंबर में कि 1775 ईस्वी में जो है वो प्रथम आंगल मराठा युद्ध हुआ था और 1780 में जो है वह द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। 1780 में द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था और 1824 में प्रथम आंगल बर्मा युद्ध हुआ था। 1824 में प्रथम आंगल बर्मा युद्ध हुआ था। 1838 में प्रथम आंगल अफगान युद्ध हुआ था। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, मतलब गलत चूज करना है। तो गलत चूज करना है, यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की थी, यही गलत हो जाएगा। सही स्टेटमेंट होके कि महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे, दिस इज अ राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखांकित के लिए तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया था, ये भी सही हो जाएगा। मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंगरेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, दिस इज अ राइट। इसमें गलत स्टेटमेंट पूछ रहा था, इसका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की थी। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किया था? तो आधुनिक पद्धति में दूतावास जो वह टीपू सुल्तान ने स्थापित किया था। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वह श्रीरंगपट्टनम हो जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेकर के 1769 में हुआ था, 1767 से लेकर के 1769 के बीच में हुआ था फर्स्ट आंगल मैसूर युद्ध। उसमें हैदर अली जो विजय हुए थे। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत चूज करना है। पहले हम सही देख लेते हैं। प्रथम आंगर कर्नाटक युद्ध हुआ था एक्स ला सापे की संधि के द्वारा। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था पौंडीचेरी की संधि के द्वारा। फर्स्ट आंगल मैसूर युद्ध हुआ था मद्रास की संधि के द्वारा। और इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा कि द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध में सिंगरमपट्टनम की संधि हुई थी, दिस इज अ रॉन्ग। 12 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो ये बात आपका पोलीलूर में हराया था। पोलीलूर में 1780 में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13 नंबर, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था। टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था, तो टीपू सुल्तान चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में दिवंगत हो गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था? सर आयरकूट को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया था कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? ये P.E. रॉबर्टसन है।
P.E. रॉबर्टसन ने कहा था टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। 18 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंध है? तो ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह ने राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त कहाँ से किया था? शाहसूजा से। इन्होंने कोहिनूर हीरा जो शाहसूजा से प्राप्त किया था। रणजीत सिंह जो वह किस मिसल से संबंधित है? ये शुक्रचकिया मिसल से संबंधित है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी छीन ली। कितनी अच्छी लाइन है कि रणजीत सिंह जो है वो ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं जब उनको ईश्वर ने उनकी दूसरी आंख छीनी थी। और हम ईश्वर को हर एक मतलब ना गुनाह होते भी उनको हर एक चीज़ में उनको दोष देते रहते हैं, लेकिन रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी भी छीन ली। ये महाराजा रणजीत सिंह का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 23 नंबर, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन था? तो श्रीनगर सम्मिलित था। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे और निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के संपर्क थे? तो शेर सिंह से संपर्क जो है वह गुलाब सिंह का था। कलकत्ता किसने बसाया था? ये जॉब चारनाक ने कलकत्ता बसाया था। और निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? कोलकाता का संस्थापक जो है विलियम नेरिस हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो है सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट होता है। सेकंड टॉपिक हमारा था स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब। तो हमने सेकंड टॉपिक जो एनालाइज कर लिया है अपना टेस्ट, और अब हम थर्ड टॉपिक एनालाइज करने जा रहे हैं। तो हमारा थर्ड टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो ये टेस्ट हम एनालाइज करने जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब में। तो फर्स्ट देखिए क्या दिया हुआ कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव जो है वो फर्स्ट संस्थापक था। सेकेंड है बंगाल की द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही लागू किया था। चार्टर एक्ट के बारे में दिया हुआ 1813 में किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। दिस इज राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ किया था। दिस इज ऑल्सो राइट। तो दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट है कि भारत का राजस्व जो है ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। दिस इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था? 1813 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद का निज़ाम ने नहीं किया था, बाकी विजयनगरम का राजा, तमिलनाडु के पोलीगार और त्रवणकोर के दीवान वेल्लुथम्पी ने किया था, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम ने इनके खिलाफ जो है कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। 6 नंबर है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ये अधिकारियों की अक्षमता जो वह कारण नहीं था। और कारण कौन कौन से थे? तो ईसाई धर्म के फैलने के लिए कंपनियों के अधिकारों का प्रयास करना, भत्ते की रोकथाम और जहाज़ों पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया गया। 7 नंबर है कि इस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम पर उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो विनिमय अधिनियम जो है 1773 के द्वारा फोर्ट विलियम में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, सगौली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसने हस्ताक्षर किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ले कार्नल पेरिस बेडॉस ने, ले कार्नल पेरिस बेडॉस हो जाएंगे जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। 9 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? ये वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे जिन्होंने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान द्वैध शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया था? तो ये जो द्वैध शासन व्यवस्था है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा अधिनियम किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फोर्थ मैसूर युद्ध में हुआ था। थर्ड स्टेटमेंट है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। दिस इज अ राइट। मीर जाफर ने अंग्रेज से मिलकर षड्यंत्र रचा था। 12 नंबर क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला ये जो लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था और किस युद्ध में हुआ था? कि पलासी के युद्ध में जो रॉबर्ट क्लाइव परास्त हुआ था, पलासी के युद्ध में। ये जो पलासी का युद्ध है मैदान कहाँ है? इसी तरह पलासी का युद्ध का मैदान आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। पलासी का युद्ध जो 1757 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ है? तो ब्रिटिश प्रभुत्व जो वो शुरू हुआ था पलासी के युद्ध से। और इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर के युद्ध से मानी जाती है।
होती है। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? तो अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष जो है मेजर मुनरो था। 18 नंबर है, 18 नंबर सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था वह बक्सर का युद्ध हो जाएगा। और 19 नंबर है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? ये जो एंग्लो अफगान संबंध है ये रूस हो जाएगा। 20 नंबर है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो ये जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे लॉर्ड क्लाइव हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 को प्रदान की गई थी। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुआ था? सिराजुद्दौला के काल में ब्लैक होल दुर्घटना जो घटित हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये जो ब्रिटिश साम्राज्य इसका संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। 25 नंबर है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुगल शरणार्थी की थी? तो मीर कासिम हो जाएंगे। 26 नंबर है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ये मोहम्मद रजा खां को बनाया गया था उप दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ कोलकाता में जो अब कोलकाता है उन शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों के मिलकर कोलकाता शहर बना था? तो ये सूतानाती, कालीकत और गोविंदपुर होंगे। 28 नंबर है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किया कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस अवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है? ये जीबी मैकाले ने कहा था। जीबी मैकाले ने कहा था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंट कहाँ स्थित है? तो ये जो वेस्टर्न प्रेसिडेंट है ये सूरत में स्थित है। तो दोस्तों हमारा फाइनली थर्ड टेस्ट एनालाइज हो चुका है। अब हम फोर्थ टेस्ट एनालाइज करने जा रहे हैं। फोर्थ टॉपिक हम देखते हैं कौन सा है। तो हमारा फोर्थ टॉपिक है कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियाँ। तो ये जो कंपनी की देशी राज्यों की नीतियाँ हैं ये हमारा फोर्थ टॉपिक है। तो हम फोर्थ टॉपिक जो बीपीएससी टेस्ट सीरीज हिस्ट्री जो एनालाइज करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम को भारत में विलय जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। विलय का सिद्धांत दिया था। फर्स्ट नंबर पे सतारा होगा और सेकंड में बघाट होगा, थर्ड पे झांसी होगा और फोर्थ पे उदयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें मिलान करने के लिए कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डफरीन के समय में हुआ था और इसमें मिलान करना है। आपका संबलपुर जो है वो 1849 में मिला था, अंग्रेजों में विलय हुआ था संबलपुर 1849 में, सतारा 1848 में, अवध जो है वो 1856 में और झांसी जो है 1853 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, बघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? 1850 में विलय हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा निम्नलिखित राज्यों में विचार करना है। पहले होगा सतारा, संबलपुर, उसके बाद झांसी। सतारा, संबलपुर के बाद झांसी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? सतारा हुआ था। 8 नंबर है, अधोलिखित युग में कौन सुमेलित है? तो 1856 में अवध का विलय हुआ था, यही सही है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया था? तो विलय का नीति डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में बताना है। तो दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये गलत, इसमें लागू कौन नहीं है, मतलब गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है तो गलत हो जाएगा। इसमें पहले हम सही देख लेते हैं कि दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये सही होगा। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी सही होगा। और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी सही होगा। और कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, यही गलत होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निज़ाम था और सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि लेके आया था, लॉर्ड वेलेस्ली। निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो हैदराबाद के निज़ाम ने किया था, जोधपुर के राजपूत राजा ने किया था, मैसूर के शासक ने किया था, लेकिन इंदौर के होलकर राजा ने नहीं किया था। इंदौर के होलकर राजा हो जाएंगे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो वह पेशवा बाजीराव द्वितीय है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य जो है वो हो जाएगा आपका अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता क्या करना? स्थापित करना। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ये जो ब्रिटिश साम्राज्य है इसमें अवध का विलय 1856 में हुआ था।
अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतारा था कब? 1856 में उतारा था। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया गया था? अवध को हटाया गया था, मिलाया गया था। और डलहौजी के इस काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? कुशासन के आरोप के आधार पर किया गया था। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? जेम्स आउट्रम हो जाएंगे, जेम्स आउट्रम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा फाइनली दोस्तों हमारा 4 टॉपिक भी कंप्लीट हुआ और अब हम 5 टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो 5वां टॉपिक है हमारा ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार। तो हम 5 टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। 5वें टॉपिक में क्या हमारा इसमें टेस्ट होने जा रहा है क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मद्रास में रैयतवारी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। सेकेंड है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, सही हो जाएगा। इसने भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए थे, ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था, वो रैयतवारी व्यवस्था थी, जिसमें किसान जो स्वयं मालिक होता था भूमि का, रैयतवारी व्यवस्था। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ब्रिटिश निम्नलिखित में से कौन रैयतवारी व्यवस्था के ये थे ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवारी व्यवस्था को कौन शुरू किए थे? अलेक्जेंडर रीड हो जाएंगे, टॉमस मुनरो हो जाएंगे। अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो। दोस्तों ये भी पीएससी का PYQ है और क्वेश्चन है आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित हुआ था, तो रैयतवारी दक्षिण भारत में प्रचलित हुआ था। 6 नंबर है आपका, ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से रैयतवारी लागू किया गया था, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। 7 नंबर है आपका, भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवारी व्यवस्था बंदोबस्त तथा उसके कार्यान्वयन से संबंध होने के लिए जाना जाता है? टॉमस मुनरो रैयतवारी व्यवस्था हो जाएंगे। रैयतवारी व्यवस्था के बारे में है कि किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही स्टेटमेंट है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही हो जाएगा। और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, बोथ आर राइट, सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, मिलान करने वाला कि सामंतों को आवंटित भूमि, ये जो सामंत को आवंटित भूमि किया जाता था उसको जागीरदारी प्रणाली कहते हैं। और मालगुजारी के इजारेदार अथवा तहसीलदार को आवंटित भूमि, ये जो मालगुजारी तहसीलदार इजारेदार इसका जमींदारी प्रणाली इसको कहते हैं तहसीलदार भूमि। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, उपकिरायेदार पर होने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या फिर विक्रय करने का अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, ये आवंटित भूमि जो है ये आपका हो जाएगा रैयतवारी व्यवस्था। नेक्स्ट है आपका, ग्राम स्तर पर की गई भूमि राजस्व प्रणाली, ये हो जाएगा महलवारी व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ? जमींदारों के साथ हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई थी, वे खेतिहरों को पट्टा जारी करके, अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए थे। कौन से पट्टे जारी नहीं किए थे? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन जारी नहीं किए थे, अच्छा कौन जारी नहीं किए थे? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसन्न विद्यता सिविल सेवा का सृजन किया था? सिविल सेवा का सृजन कॉर्नवालिस हो जाएंगे। 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्रह अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियामक का कारण क्या था? ऐसे विनियामक का कारण था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला विस्तृत शक्ति और सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को समानता इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा गया? तो ये जोड़कर देखा गया कहाँ? तो ये दिया हुआ आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे गलत ही स्टेटमेंट हो जाएंगे। भारत में पंचवर्षीय योजना बंदोबस्त के बारे में दिया हुआ है, वार्न हेस्टिंग्स हो जाएंगे। भारत ने निम्नलिखित वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल कोड जारी किया था? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। क्रिमिनल ट्राइवर्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियम हुआ था? 1871 हो जाएंगे। ये जो क्रिमिनल ट्राइवर्स एक्ट है 1871 में आया था। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में उपनिवेशी शासन के बारे में है, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारी का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था।
तो फाइनली दोस्तों हमारा आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री के 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और पांचों टॉपिक का हमने टेस्ट एनालाइज करके अच्छे से हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से बनने जा रहे हैं। तो अब हम क्या करने, नेक्स्ट डे हमारा टॉपिक 6, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक 6 जो है वो शुरू होने जा रहा है और 6 नंबर का टॉपिक का नाम है ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। तो बीपीएससी एस्पिरेंट जितने हैं आप लोग सभी हिस्ट्री को अच्छे से रिवीजन करो और ये टेस्ट जो है एनालाइज करके इसको अच्छे से देखो कहाँ पे हमारे कौन से क्वेश्चन सही होते हैं, कौन से क्वेश्चन गलत होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अभी हमारा सिर्फ काम है रिवीजन करना और सिर्फ टेस्ट लगाना। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉपिक 6 शुरू करने जा रहे हैं।